सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, शायद बहुत ज्यादा परफेक्ट। आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो बिल्कुल आपकी परछाई जैसा हो, जो आपकी हर खामोशी पढ़ ले, जिसके साथ होने पर आपको लगे कि यार पूरी दुनिया एक तरफ और ये इंसान एक तरफ? मैंने किया था, रिया से। और यही मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे खौफनाक गलती थी। रिया मेरी जिंदगी में तब आई जब मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरा एक बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद मुझे लगने लगा था कि प्यार, रोमांस, सोलमेट ये सब सिर्फ फिल्मों की बातें हैं। असल जिंदगी में सब एक दूसरे से बस समझौता करते हैं। मैं अपने काम में डूब गया था, दोस्तों से कटना शुरू कर दिया था और बस अपनी एक बोरिंग सी जिंदगी जी रहा था। फिर एक दिन वो मिली। दिल्ली की उस बारिश वाली शाम में मैं एक कैफे में अकेला बैठा अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था। वो अचानक मेरी टेबल के पास आई और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, "यहाँ कोई और जगह खाली नहीं है क्या? मैं यहाँ बैठ सकती हूँ?" मैंने नजर उठाई और उसे देखा। वो भीग चुकी थी, उसके बाल उलझे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। मैंने बस सिर हिला दिया। कुछ देर बाद उसने अपनी किताब से नजर उठाई और मेरी कॉफी की तरफ देखकर मुस्कुराई। ब्लैक कॉफी, नो शुगर। मुझे लगा था मेरे अलावा कोई और इतनी कड़वी चीज शौक से नहीं पीता। वो हमारी पहली बात थी। उस शाम हमने 3 घंटे तक बात की। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या थी? हमारी पसंद इतनी मिलती थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे भी पुराने किशोर कुमार के गाने पसंद थे। उसे भी पहाड़ों से ज्यादा समंदर किनारे बैठना अच्छा लगता था। यहां तक कि उसे भी मेरी तरह खाने में मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था। "तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम दिल्ली से हो", मैंने बातों बातों में कहा था। "मैं यहां बस कुछ महीने पहले आई हूं। वैसे तुम भी तो पक्के देहरादूनी लगते हो", उसने हंसते हुए जवाब दिया। मैं उस वक्त मुस्कुरा दिया था, लेकिन बाद में घर आकर मुझे याद आया, मैंने उसे पूरी बातचीत में एक बार भी नहीं बताया था कि मैं देहरादून से हूं। मैंने सोचा शायद बातों बातों में निकल गया होगा और मुझे याद नहीं। जब आप प्यार में पड़ने वाले होते हैं तो आपका दिमाग लॉजिक को म्यूट कर देता है। और मैं रिया के प्यार में बहुत तेजी से गिर रहा था। अगले 6 महीने किसी सपने से कम नहीं थे। हमने साथ रहना शुरू कर दिया था। वो मेरा इतना ख्याल रखती थी कि मुझे कभी कभी खुद पर शर्म आती थी कि मैं उसके लिए उतना कुछ क्यों नहीं कर पाता। मैं ऑफिस से थका हुआ आता तो वो बिना मेरे कहे मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर ले आती। जब मैं उदास होता तो वो कोई सवाल नहीं पूछती, बस मेरे पास आकर बैठ जाती और मेरा हाथ पकड़ लेती। वो मेरी हर आदत, हर जरूरत को मुझसे बेहतर समझने लगी थी। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, यार रिया कोई इंसान नहीं है, वो एक फरिश्ता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या अच्छा काम किया था जो वो मुझे मिल गई। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन फिर एक रविवार की दोपहर मेरे इस परफेक्ट शीशे के महल में पहली दरार आई। मैं अपने कमरे में बैठा अपना पुराना गिटार बजा रहा था। रिया किचन में पास्ता बना रही थी। मैं गिटार की तारों पर उंगलियां फेरते हुए एक पुरानी धुन बजाने लगा। ये कोई बॉलीवुड का गाना नहीं था, कोई मशहूर धुन नहीं थी। ये वो धुन थी जो मैंने तब बनाई थी जब मेरे पापा का निधन हो गया था। मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था। मैंने अपने उस दुख, उस खालीपन को उस म्यूजिक में उतारा था। मैंने ये धुन अपनी जिंदगी में किसी को नहीं सुनाई थी, किसी को भी नहीं, ना अपने दोस्तों को, ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को। मैं आंखें बंद करके वो धुन बजा रहा था और तभी किचन से आवाज आई। रिया गुनगुना रही थी। वो सिर्फ उस धुन को नहीं गुनगुना रही थी जो मैं बजा रहा था, बल्कि वो उसके आगे की लाइन गुनगुना रही थी। वो लाइन जो मैंने अभी तक गिटार पर बजाई भी नहीं थी। मेरी उंगलियां गिटार की तारों पर जम गई। मेरे शरीर का सारा खून जैसे एक पल के लिए जम सा गया। मैंने गिटार साइड में रखा और धीरे से किचन के दरवाजे पर गया। "रिया", मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर वही प्यारी सी स्माइल थी। "हाँ, पास्ता बस रेडी होने ही वाला है। तुम तुम अभी क्या गुनगुना रही थी?" वो थोड़ी कंफ्यूज दिखी। "कुछ नहीं, बस एक रैंडम सी धुन थी।" "ये धुन तुमने कहाँ सुनी?" मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। उसकी पलकें एक पल के लिए झपकी। सिर्फ एक माइक्रो सेकंड के लिए उसकी स्माइल गायब हुई और फिर वापस आ गई। "अरे आजकल इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत सारे ऐसे म्यूजिक आते रहते हैं, स्क्रॉल करते हुए कहीं सुना होगा। क्यों, क्या हुआ, अच्छी नहीं है क्या?" उसने इतनी मासूमियत से कहा कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने बात टाल दी। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने घंटों यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम सब छान मारा, लेकिन वो धुन कहीं नहीं थी। हो भी कैसे सकती थी? वो धुन तो मेरे दिमाग के एक बंद कमरे में कैद थी। तो फिर रिया ने उसे कहाँ सुना? मैंने खुद को समझाया कि शायद वो कोई मिलती जुलती धुन होगी। इंसान का दिमाग कभी कभी बिना वजह शक करने लगता है। मैं खुद को बहुत कोस रहा था कि मैं इतनी अच्छी लड़की पर शक कर रहा हूं। लेकिन कहते हैं ना, जब एक बार शक का कीड़ा दिमाग में घुस जाए तो वो आपको चैन से जीने नहीं देता। अब मैं हर छोटी चीज नोटिस करने लगा था। और फिर कुछ दिन बाद मुझे वो मिला जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। रिया नहाने गई हुई थी।
हम उस रात एक मूवी देखने वाले थे, तो मैं टीवी पर नेटफ्लिक्स लगा रहा था। रिया का आईपैड सोफे पर ही पड़ा था। तभी उसमें एक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। मैं दूसरों का फ़ोन या मैसेज चेक करने वाला इंसान कभी नहीं रहा, लेकिन स्क्रीन की लाइट ऑन हुई और मेरी नज़र अपने आप उस नोटिफिकेशन पर चली गई। वो कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं था, वो एप्पल के रिमाइंडर्स ऐप का एक अलार्म था। नोटिफिकेशन में लिखा था, अभिजीत्स मॉम डेथ एनिवर्सरी इन 2 days, बी एक्स्ट्रा स्वीट, बाय वाइट लिलीज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरी माँ गुजर चुकी हैं, ये बात रिया को पता थी, लेकिन उनकी डेथ एनिवर्सरी किस तारीख को आती है ये मैंने उसे आज तक नहीं बताया था। और सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली मेरी माँ के सबसे पसंदीदा फूल थे, ये बात तो मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं की थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावना था उस रिमाइंडर का अंदाज, बी एक्स्ट्रा स्वीट। कोई इंसान अपने प्यार के लिए ऐसा रिमाइंडर क्यों लगाएगा? ये किसी प्यार करने वाले का मैसेज नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट का टास्क लिख रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत उसका आईपैड उठाया और उसे अनलॉक कर दिया। मुझे उसका पासवर्ड पता था, मेरी बर्थ डेट। मैंने सीधे उसका नोट्स ऐप खोला। वहां बहुत सारे फोल्डर थे, ग्रॉसरी, जिम, ऑफिस वर्क, और सबसे नीचे एक फोल्डर था जिसका नाम था प्रोजेक्ट के, फेज 2। मेरी सांसें अटक गईं। प्रोजेक्ट के? मैंने उस फोल्डर पर टैप किया। अंदर एक लंबी लिस्ट थी, मेरे बारे में। अभिजीत को मंगलवार को अकेला छोड़ देना चाहिए, वो उस दिन चिड़चिड़ा होता है। स्नेहा, उसकी एक्स, के बारे में कभी बात नहीं करनी है। अगर वो करे तो तुरंत टॉपिक चेंज कर देना है। उसे ज़ारा की वो नीली शर्ट पसंद आई है, अगली बार मॉल जाने पर उसे सरप्राइज गिफ्ट में वही देनी है। उसके कॉफ़ी के ऑर्डर में हमेशा आधा चम्मच एक्स्ट्रा एस्प्रेसो डालना है। उसे लगता है कि मुझे उसकी पसंद नेचुरली पता है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। ये सब क्या था? ये कोई डायरी नहीं थी, ये तो मेरे ऊपर की गई एक पूरी रिसर्च थी। हमारी पहली मुलाकात, वो ब्लैक कॉफ़ी, वो सेम पसंद, कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। सब कुछ प्लान किया गया था, सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया था। उसने मुझे मेरे लिए नहीं चुना था, उसने मेरे आसपास एक ऐसा माया जाल बुना था जिससे मैं उसके प्यार में पागल हो जाऊं। उसने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी सोलमेट है, जबकि असल में वो बस मुझे स्टडी कर रही थी। लेकिन क्यों? मैं कोई बहुत अमीर इंसान नहीं हूं, मेरे पास करोड़ों की जायदाद नहीं है। मैं बस एक आम सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। फिर कोई मुझ पर इतनी मेहनत क्यों करेगा? मेरे लिए अपना पूरा अस्तित्व क्यों बदल देगा? बाथरूम में पानी गिरने की आवाज बंद हुई। वो बाहर आने वाली थी। मैंने तुरंत आईपैड बंद किया और उसे वापस वहीं रख दिया। मैं सोफे पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। जब वो बाहर आई तो अपने बालों को तौलिए से पोंछते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। नेटफ्लिक्स लगा लिया बेब? क्या देखें आज? मैंने उसकी उस मासूम सी मुस्कान को देखा, वही मुस्कान जिस पर मैं अपनी जान छड़कता था। आज वही मुस्कान मुझे दुनिया का सबसे खौफनाक नकाब लग रही थी। रिया, मैंने भारी आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो ना। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे कंधे पर सिर रख दिया। मैं उससे वो आईपैड छीन कर उसके चेहरे पर मारना चाहता था, पूछना चाहता था कि ये प्रोजेक्ट के क्या है, लेकिन मैंने खुद को रोका। मुझे जानना था कि वो किस हद तक झूठ बोल सकती है। मुझे उसे टेस्ट करना था। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे लैवेंडर की खुशबू से कितनी नफरत है। वो मुझे एक बहुत बुरे हादसे की याद दिलाती है। सच ये था कि मुझे लैवेंडर की खुशबू बहुत पसंद थी। हमारे पूरे घर में लैवेंडर के रूम फ्रेशनर लगे हुए थे। रिया ने तुरंत अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस आ गई। ओ माय गॉड अभिजीत, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सो सॉरी। मैं कल ही सारे फ्रेशनर बदल दूंगी, आई प्रॉमिस। उसने बिना एक पल सोचे उस झूठ को एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो घर में लैवेंडर की कोई खुशबू नहीं थी। उसकी जगह चंदन, सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी। वो मेरे हर झूठ, हर शब्द के हिसाब से खुद को ढाल रही थी। वो इंसान नहीं थी, वो एक परछाई थी जो सिर्फ मेरा आकार ले रही थी। अब मेरे अंदर का डर पूरी तरह से पैरानोया में बदल चुका था। मुझे उसके हर काम, हर बात पर शक होने लगा। वो जब फोन पर बात करने के लिए बालकनी में जाती तो मैं छुपकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करता। वो जब सो जाती तो मैं उसका फोन चेक करने की सोचता, लेकिन उसने अब अपना पासवर्ड बदल लिया था। मुझे सच्चाई जाननी थी। मुझे पता लगाना था कि रिया असल में है कौन। एक दिन रिया को अपने ऑफिस के किसी काम से गुड़गांव जाना था। उसने कहा कि वो रात तक वापस आएगी। जैसे ही वो घर से निकली, मैंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। मैंने उसकी अलमारी छानी, उसके सूटकेस देखे, उसके पुराने बैग्स चेक किए। कुछ नहीं मिला। मुझे लगा शायद मैं सच में पागल हो गया हूं। शायद वो नोट्स बस उसका मुझे खुश रखने का एक तरीका हो। शायद मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूं। मैं हार मानकर वापस कमरे से बाहर आने लगा था, तभी मेरी नज़र उसकी अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ी। वहां विंटर के कपड़ों के पीछे एक पुराना सा जूते का डिब्बा रखा था।
मैंने स्टूल लगाकर उस डिब्बे को नीचे उतारा। उस पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। कोई पुराने जूतों के डिब्बे पर ताला क्यों लगाएगा? मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने एक पेचकस लिया और उस छोटे से ताले को जोर से तोड़ दिया। डिब्बे का ढक्कन खोला तो अंदर जो था उसे देखकर मेरी सांसें वहीं रुक गईं। डिब्बे के अंदर कोई पैसे या कोई महंगे गहने नहीं थे। उसमें तस्वीरें थीं, बहुत सारी तस्वीरें। मैंने कांपते हाथों से वो तस्वीरें उठाईं। वो सारी तस्वीरें मेरी थीं, लेकिन वो अभी की नहीं थीं। पहली तस्वीर मेरी और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड स्नेहा की थी। हम किसी कैफे में बैठे थे। ये तस्वीर कम से कम 3 साल पुरानी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में स्नेहा के चेहरे को एक काले मार्कर से पूरी तरह से खरोच दिया गया था। दूसरी तस्वीर में मैं अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। यह तस्वीर नीचे सड़क से जूम करके खींची गई थी। तीसरी तस्वीर मेरे ऑफिस की पार्किंग की थी। इन तस्वीरों को देखकर एक बात साफ थी, कोई मेरा पीछा कर रहा था, सालों से। रिया मुझे 6 महीने पहले नहीं मिली थी। वो सालों से मेरे आसपास थी, मुझे देख रही थी, मेरी जिंदगी का हर एक पल रिकॉर्ड कर रही थी। तभी मेरी नजर डिब्बे के सबसे नीचे रखी एक चीज पर पड़ी। वो एक प्लास्टिक का बैंड था, वैसा बैंड जो अक्सर अस्पतालों में मरीजों की कलाई पर बांधा जाता है। मैंने उसे उठाया। उस पर छपे हुए लेटर्स मिटने लगे थे, लेकिन नाम साफ पढ़ा जा सकता था। पेशेंट नेम अंजलि वर्मा, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, डेट ऑफ एडमिशन 12 नवंबर 2022। अंजलि वर्मा, ये कौन थी? और रिया ने इसका अस्पताल का बैंड अपनी सीक्रेट बॉक्स में क्यों रखा था? मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए या चुपचाप इस घर से भाग जाना चाहिए। तभी मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज आई। रिया वापस आ गई थी, और वो भी तय समय से 3 घंटे पहले। अभिजीत, तुम घर पर हो? उसकी आवाज हॉल से आई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेरे चारों तरफ वो तस्वीरें बिखरी पड़ी थी, और मेरे हाथ में वो टूटा हुआ ताला था। मैं जल्दी जल्दी उन तस्वीरों को वापस डिब्बे में डालने लगा। तभी मेरे फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। एक नए नंबर से मैसेज था। मैंने 1 सेकंड के लिए फोन की तरफ देखा। मैसेज की स्क्रीन पर जो लिखा था उसने मेरी रूह कंपा दी। मैसेज था, उससे पूछो कि 12 नवंबर की रात उसने क्या किया था। अगर अपनी जान प्यारी है अभिजीत, तो इसी वक्त उस घर से बाहर निकल जाओ। वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मेरा गला सूख गया। 12 नवंबर, ये वही तारीख थी जो उस अस्पताल के बैंड पर लिखी थी। अभिजीत, तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो? मैंने झटके से सामने देखा। बेडरूम के दरवाजे पर रिया खड़ी थी। उसकी नजरें मेरे हाथों पर पड़ी। उसने उस टूटे हुए ताले को देखा, उन बिखरी हुई तस्वीरों को देखा, और फिर उसकी नजरें उस फोन पर गईं जिसकी स्क्रीन अभी भी ऑन थी और जिस पर वो मैसेज साफ साफ दिख रहा था। मैं कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा। रिया, मेरी बात सुनो। लेकिन रिया कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर जो वो हमेशा वाली मीठी और मासूम मुस्कान होती थी, वो अचानक गायब हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और ठंडी हो गई, जैसे उनके अंदर कोई इमोशन ही ना बचा हो। उसने धीरे से बेडरूम के दरवाजे की कुंडी पकड़ी, और मेरे देखते ही देखते उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। तुम्हें ये डिब्बा नहीं खोलना चाहिए था अभिजीत, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। वो आवाज रिया की थी ही नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। उसने अपना हाथ पीछे की तरफ अपनी जीन्स की पॉकेट में डाला और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो अपना हाथ पीछे पॉकेट में डाल रही थी। मुझे लगा अब वो कोई चाकू निकालेगी या शायद कोई हथियार। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर बेड से टकरा गए और मैं वहीं गिर पड़ा। लेकिन उसने कोई हथियार नहीं निकाला। उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक छोटा सा स्मार्ट होम रिमोट निकाला, वही रिमोट जिससे हमारे घर की लाइट्स और सिक्योरिटी कंट्रोल होती थी। उसने मेरी आंखों में सीधा देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न गुस्सा न डर। उसने रिमोट का एक बटन दबाया, क्लिक। मुझे बाहर से घर के मेन दरवाजे के ऑटोमेटिक डेडबोल्ट के लॉक होने की आवाज आई। फिर उसने दूसरा बटन दबाया। बेडरूम की खिड़कियों के बाहर लगे भारी मेटल के ब्लाइंडर्स मोटर की आवाज के साथ नीचे गिरने लगे। कुछ ही सेकंड्स में पूरा कमरा बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट गया। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी आवाज मेरे ही कानों में किसी अजनबी की तरह लग रही थी। रिया नहीं, मेरा नाम अंजलि है, अंजलि वर्मा। मेरा खून जम गया। अंजलि वर्मा, वही नाम जो उस अस्पताल के बैंड पर लिखा था। मैं किसी अंजलि को नहीं जानता, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? ये प्रोजेक्ट के, ये तस्वीरें, ये सब क्या पागलपन है? वो धीरे से चलकर मेरे सामने आई और बेड के किनारे पर बैठ गई। उसने उन बिखरी हुई तस्वीरों में से एक तस्वीर उठाई, वही तस्वीर जिसमें मैं और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड स्नेहा थे और जिसमें स्नेहा का चेहरा खरोचा हुआ था।
तुम मुझे नहीं जानते अभिजीत, लेकिन मैं तुम्हें पिछले 2 सालों से जानती हूं। तुम्हारे उठने से लेकर तुम्हारे सोने तक, तुम्हारी हर पसंद, तुम्हारी हर कमजोरी, मैं सब जानती हूं। उसने वो तस्वीर मेरी तरफ फेंकी, क्योंकि 12 नवंबर 2022 की रात तुम्हारी इसी कार ने मेरी जिंदगी के सारे रंग छीन लिए थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरी कार? 12 नवंबर को मैं दिल्ली में था ही नहीं। मैं अपने ऑफिस के काम से बेंगलुरु गया हुआ था। मुझे पता है, उसने मेरी आंखों में घूरते हुए कहा। तुम बैंगलोर में थे, लेकिन तुम्हारी कार यहां थी, और तुम्हारी कार को तुम्हारी प्यारी स्नेहा चला रही थी। स्नेहा, ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक जोर का धमाका हुआ। मुझे अचानक वो रात याद आ गई। मैं बैंगलोर के एक होटल में था। मुझे रात के 2 बजे स्नेहा का फोन आया था। वो बहुत रो रही थी। उसने कहा था कि वो मेरी कार लेकर एक पार्टी से वापस आ रही थी और बारिश में कार स्लिप होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। उसने कहा था कि कार बम्पर से टूट गई है और शायद किसी कुत्ते को टक्कर लग गई है। मैंने उसे शांत किया था, कहा था कि कार की चिंता मत करो, इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी। मैंने ये बात अंजलि को बताई। अंजलि की आंखों में अचानक से आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि बेइंतहा नफरत के थे। कुत्ता? वो जोर से हंसी, लेकिन उस हंसी में सिर्फ दर्द था। उसने तुम्हें बताया कि उसने कुत्ते को मारा था? अभिजीत, उस रात फुटपाथ पर कोई कुत्ता नहीं था। वहां मेरा 18 साल का छोटा भाई अमित खड़ा था। वो अपनी कोचिंग से लौट रहा था और बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़ा था। तुम्हारी स्नेहा ने इतनी शराब पी रखी थी कि उसने कार सीधे अमित पर चढ़ा दी। और सबसे घिनौनी बात पता है क्या है? वो रुकी नहीं। वो मेरे भाई को वहीं सड़क पर तड़पता हुआ छोड़कर भाग गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ने लगा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। स्नेहा ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस ने यही कहा था। अंजलि की आवाज अब कांप रही थी। पुलिस ने कहा कि रात का वक्त था, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने हिट एंड रन का केस दर्ज किया और फाइल बंद कर दी। लेकिन मैं चुप नहीं बैठी। मैंने उस सड़क के हर घर, हर दुकान के कैमरे खंगाले। एक ब्लर फुटेज में मुझे कार का नंबर दिखा। वो कार तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मुझे लगा कि कार तुम चला रहे थे। मुझे लगा कि तुमने पैसे खिलाकर पुलिस का मुंह बंद कर दिया है। अंजलि ने आगे कहा, मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें वैसी ही दर्दनाक मौत दूंगी जैसी मेरे भाई को मिली है। इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी में घुसने का प्लान बनाया। प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट अभिजीत। तो ये सब? मैंने अपने कांपते हाथों से पूरे कमरे की तरफ इशारा किया। ये प्यार, ये कॉफी, ये म्यूजिक, सब एक नाटक था? तुम बस मुझे मारने के लिए मेरे करीब आई? अंजलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। जब उसने वापस ऊपर देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शुरू में हां, उसने रुंधे हुए गले से कहा, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतना था। मैं तुम्हें इतना प्यार देना चाहती थी कि तुम मुझ पर आंख बंद करके यकीन करने लगो, और फिर एक दिन मैं तुम्हारा सब कुछ लूटकर, तुम्हें पूरी तरह से तोड़कर तुम्हें छोड़ देना चाहती थी। लेकिन क्या? मैं चिल्लाया। मुझे उसके किसी भी आंसू पर अब यकीन नहीं था। लेकिन जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आई, जब मैंने तुम्हें करीब से देखा, तो सब कुछ बदल गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने देखा कि तुम रात को अपने पापा को याद करके कैसे रोते हो। मैंने देखा कि तुम एक अनजान सड़क पर किसी गरीब बच्चे को देखकर उसे खाना खिलाने के लिए गाड़ी रोक देते हो। मैंने तुम्हारे अंदर उस हैवान को ढूंढा जिसने मेरे भाई को मारा था, लेकिन मुझे वो हैवान कहीं नहीं मिला। मुझे सिर्फ एक अच्छा, टूटा हुआ इंसान मिला। वो मेरे करीब आई और उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे मत छूना, मैं गुर्राया। प्लीज अभिजीत, मेरी बात सुनो, वो गिड़गिड़ाने लगी। मुझे कुछ महीनों बाद ही पता चल गया था कि उस रात कार तुम नहीं, स्नेहा चला रही थी। मुझे पता चल गया था कि तुम बेकसूर हो। मुझे यहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जा सकी, क्योंकि इस झूठे नाटक को जीते जीते मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी थी। तुम्हारी वो मुस्कान, तुम्हारे मेरे बालों में हाथ फेरना, मेरी जिंदगी में अमित के जाने के बाद जो एक खौफनाक अंधेरा था, वो तुम्हारे आने से दूर हो गया था। मैं रिया बन चुकी थी। मैं अपनी वो नफरत वाली जिंदगी भूलना चाहती थी। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। मेरा दिल कह रहा था कि वो सच बोल रही है। उसकी आंखों में जो प्यार मैंने देखा था वो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा दिमाग मुझे चीख चीख कर चेतावनी दे रहा था। ये वही लड़की थी जिसने मेरी पसंद, नापसंद, मेरी फीलिंग्स, सब कुछ एक डेटाबेस की तरह एक आईपैड में सेव कर रखा था। जो इंसान इतना बड़ा झूठ इतनी सफाई से जी सकता है, वो अब भी तो झूठ बोल सकता है ना? तभी कमरे के उस भयानक सन्नाटे को चीरते हुए मेरे फोन की स्क्रीन फिर से रोशन हुई। वही अनजान नंबर, लेकिन इस बार कोई मैसेज नहीं था। इस बार कॉल आ रही थी। मैंने अंजलि यानी रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो उस फोन को ऐसे देख रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो।
मैंने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, मैंने डरते हुए कहा। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सिर्फ किसी के भारी सांस लेने की आवाज आती रही और फिर एक आवाज गूंजी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज अभिजीत? वो आवाज सुनते ही मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। वो आवाज अंजलि की नहीं थी, वो किसी अनजान आदमी की भी नहीं थी, वो स्नेहा थी। स्नेहा? मेरे मुंह से मुश्किल से ये शब्द निकला। हाय बेबी। स्नेहा की हंसी फोन पर गूंजी। वो हंसी जो कभी मुझे बहुत प्यारी लगती थी, आज किसी चुड़ैल की तरह खौफनाक लग रही थी। कैसा लग रहा है ये जानकर कि तुम्हारी परफेक्ट गर्लफ्रेंड असल में एक साइको स्टॉकर है? मैं अंजलि की तरफ मुड़ा। वो डरी हुई नहीं थी। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से बदल गया था। वो अब डरने का नाटक नहीं कर रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं और वो फोन को गुस्से से घूर रही थी। स्नेहा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें कैसे पता कि? मुझे सब पता है अभिजीत, स्नेहा ने मेरी बात काटते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है ये बेवकूफ अंजलि पिछले 2 साल से तुम्हारा पीछा कर रही थी और मुझे भनक तक नहीं लगी? जिस दिन से इसने तुम्हारे ऑफिस के बाहर चक्कर काटना शुरू किया था, मेरी नजर इस पर थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? मेरा दिमाग फटने वाला था। अरे अभिजीत, तुम कितने सीधे हो, स्नेहा व्यंग से बोली। अंजलि तुम्हें कहानी का सिर्फ वो हिस्सा बता रही है जिसमें वो बेचारी है। जरा अपनी इस महान प्यार करने वाली रिया से पूछो कि वो सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए रुकी थी या उस 2 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस के लिए जो तुमने पिछले महीने ही उसके नाम किया है। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। पिछले महीने ही रिया ने मुझे बहुत प्यार से समझाया था कि हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। उसने मुझे इमोशनल करके एक भारी प्रीमियम वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर मजबूर किया था, जिसमें 100% नॉमिनी वो खुद थी। मैंने झटके से अंजलि की तरफ देखा। ये क्या कह रही है अंजलि? क्या ये सच है? अंजलि कुछ नहीं बोली। वो बस मुझे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक आ गई थी। अभिजीत, फोन पर स्नेहा फिर बोली, जरा उस जूते वाले डिब्बे को ध्यान से देखो। उसके सबसे नीचे एक लाल रंग का कपड़ा होगा, उसे हटाओ। मैंने तुरंत जमीन पर गिरे हुए उस डिब्बे को उठाया। तस्वीरें और अस्पताल के बैंड के नीचे सच में एक छोटा सा लाल मखमली कपड़ा बिछा हुआ था। मैंने जैसे ही उस कपड़े को हटाया, मेरी चीख निकल गई। वहां कोई कागज नहीं था। वहां एक छोटी सी पारदर्शी प्लास्टिक की शीशी थी। उस शीशी में एक रंगहीन लिक्विड भरा हुआ था और उस शीशी के ऊपर एक सफेद लेबल लगा था जिस पर लिखा था पोटेशियम साइनाइड, जहर। समझ आया अभिजीत? स्नेहा की आवाज अब सीरियस हो चुकी थी। तुम्हारी ये परफेक्ट रिया आज रात तुम्हें वो पास्ता खिलाने वाली थी और पास्ता के बाद वो तुम्हें तुम्हारी फेवरेट ब्लैक कॉफी पिलाने वाली थी, कुछ एक्स्ट्रा चीनी के साथ। मैंने अंजलि की तरफ देखा। वो धीरे से बेड से उठी। उसके चेहरे की वो मासूमियत, वो डर, वो आंसू सब गायब हो चुके थे। उसकी जगह एक खौफनाक शैतानी मुस्कान ने ले ली थी। तुम बहुत होशियार हो स्नेहा, अंजलि रिया ने फोन की तरफ देखकर कहा। उसकी आवाज अब इतनी भारी और ठंडी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुम एक चीज भूल गई। अभिजीत अब मेरे साथ एक बंद कमरे में है और इस घर का लॉक सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है। उसने धीरे से अपनी जीन्स की पीछे वाली पॉकेट में हाथ डाला और इस बार उसने सच में एक तेज धार वाला स्विच ब्लेड यानी चाकू बाहर निकाल लिया। ब्लेड खुलने की क्लिक आवाज ने पूरे कमरे में एक मौत का सन्नाटा फैला दिया। मुझे तुम्हें दर्द नहीं देना था अभिजीत। वो चाकू लेकर मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं सच में चाहती थी कि तुम बस कॉफी पीकर शांति से सो जाओ, लेकिन अब मुझे थोड़ा गंदा काम करना पड़ेगा। मैं पीछे हटता गया जब तक कि मेरी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। कमरा लॉक था, खिड़कियां बंद थीं और मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था और वो मुझे उसी जान से मारने आ रही थी। अंजलि, रुक जाओ प्लीज, मैं चिल्लाया। अभिजीत, फोन से स्नेहा की जोरदार आवाज आई। उसे रोको, मैं बस 2 मिनट में पहुंच रही हूं। मैंने पुलिस को। इससे पहले कि स्नेहा अपनी बात पूरी कर पाती, अंजलि ने झटके से मेरा फोन उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए और स्नेहा की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। अब उस बंद कमरे में सिर्फ मैं था और मेरी मौत बनकर मेरी तरफ बढ़ती हुई अंजलि। अब कोई नहीं आएगा अभिजीत, वो मुस्कुराई और उसने चाकू को अपने हाथ में कस लिया। सिर्फ तुम, मैं और वो इंश्योरेंस के पेपर्स। तभी मेरे पीछे की दीवार में एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। हम दोनों चौंक गए। वो आवाज मेन दरवाजे से नहीं आ रही थी। वो आवाज बेडरूम की उस खिड़की से आ रही थी जिसके बाहर अंजलि ने अभी अभी मेटल के ब्लाइंडर्स गिराए थे। किसी ने बाहर से उन भारी ब्लाइंडर्स पर हथौड़े से वार किया था। धड़ाम धड़ाम। अंजलि के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखा। वो पीछे हटी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि 8वीं मंजिल पर स्थित इस फ्लैट की खिड़की के बाहर कौन हो सकता है। स्नेहा तो अभी रास्ते में थी, फिर खिड़की के बाहर कौन था? तभी मेटल का ब्लाइंडर एक भयानक आवाज के साथ बीच में से फट गया
और उस टूटे हुए हिस्से से अंदर जो चीज गिरी उसे देखकर मेरी आंखों पर मुझे यकीन नहीं हुआ। वो कोई हथौड़ा या हथियार नहीं था, वो एक कटा हुआ हाथ था, और उस हाथ की कलाई पर एक अस्पताल का बैंड बंधा हुआ था जिस पर लिखा था अमित वर्मा। मैंने उस हाथ को देखा, मेरे शरीर का खून जैसे बर्फ बन गया था। लेकिन एक सेकंड बाद जब मेरी नजरें उस हाथ पर टिक गईं तो मुझे समझ आया कि वो खून मांस का हाथ नहीं था, वो सिलिकॉन और फाइबर से बना एक नकली प्रोस्थेटिक हाथ था। लेकिन कलाई पर बंधा वो अस्पताल का बैंड बिल्कुल असली था। अंजलि के हाथ से वो तेज धार वाला चाकू छूटकर जमीन पर गिरा। क्लैंग! उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसके गले से एक ऐसी चीख निकली जो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा की लग रही थी। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। तभी खिड़की का वो भारी मेटल ब्लाइंडर एक और जोरदार झटके के साथ पूरी तरह से टूटकर अंदर आ गिरा। बाहर रात का अंधेरा था और तेज हवा चल रही थी। उस टूटी हुई खिड़की से एक मोटी सी रस्सी अंदर लटकी और उस रस्सी के सहारे एक लड़का कमरे के अंदर कूदा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, उसके कपड़े गंदे थे और उसका बायां हाथ कोहनी के नीचे से गायब था। उसी जगह पर वो नकली हाथ लगता था जो अभी जमीन पर पड़ा था। लड़के ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। दीदी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। अंजलि जमीन पर ऐसे बैठी थी जैसे पत्थर की बन गई हो। उसकी आंखें फटी की फटी थीं। अमित, तू तू जिंदा है? मैं दीवार से सटा हुआ बस ये सब देख रहा था। मेरा दिमाग अब किसी भी चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जो लड़का 2 साल पहले मर चुका था, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए अंजलि मेरी जान लेने वाली थी, वो मेरे सामने खड़ा था। अमित लड़खड़ाते हुए अंजलि के पास गया और उसके गले लग गया। अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। वो पागलों की तरह उसका चेहरा, उसके बाल छू रही थी। मुझे लगा तू मर गया। पुलिस ने कहा था कि तू। मैं मरा नहीं था दीदी, अमित ने रोते हुए कहा। उस रात कार के नीचे आकर मेरा हाथ कट गया था। मैं बेहोश था, लेकिन स्नेहा के अमीर बाप ने पुलिस और अस्पताल वालों को पैसे खिला दिए। उन्होंने कागजों पर मुझे मरा हुआ दिखा दिया ताकि स्नेहा पर हत्या का केस न चले। उन्होंने मुझे शहर के बाहर एक प्राइवेट मानसिक पागल खाने में कैद करके रखा था। मैं आज ही वहां से किसी तरह भाग कर आया हूं। अंजलि का रोना अचानक रुक गया। वो झटके से पीछे हटी। उसकी आंखों में अब दुख नहीं बल्कि एक भयानक कन्फ्यूजन था। अगर तू जिंदा था, अंजलि बड़बड़ाई, तो वो कौन था जो पिछले 2 साल से मुझे तेरे खून का बदला लेने के लिए भड़का रहा था? वो कौन था जिसने मुझे प्रोजेक्ट के का सारा डेटा दिया, जिसने मुझे बताया कि अभिजीत को कैसे फंसाना है? तभी मेरे घर का मुख्य दरवाजा बीप की आवाज के साथ खुला। वो मैं थी, बेवकूफ लड़की। कमरे के दरवाजे पर स्नेहा खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान थी। लेकिन जिस चीज ने मेरे होश उड़ा दिए वो थी उसके दाएं हाथ में पकड़ी हुई एक काली रंग की पिस्तौल जिसके आगे साइलेंसर लगा हुआ था। स्नेहा, मेरे मुंह से बस यही निकला। सरप्राइज बेबी, स्नेहा ने गन को हमारी तरफ तानते हुए कहा और धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। तुम लोगों ने तो पूरा मेलोड्रामा ही क्रिएट कर दिया। मैं तो बस बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी कि कब अंजलि अपना काम खत्म करे और मैं अंदर आऊं। लेकिन अमित, तुमने एंट्री मारकर मेरी पूरी स्क्रिप्ट खराब कर दी। अंजलि गुस्से से कांप रही थी। वो जमीन से उठी। तूने तूने मुझे इस्तेमाल किया। वो सारे मैसेज, वो तस्वीरें, वो गुमनाम ईमेल, वो सब तू भेजती थी? स्नेहा हंसी। और नहीं तो क्या अंजलि? तुम्हें क्या लगा अंजलि, तुम जैसी एक आम सी लड़की अभिजीत जैसे इंसान की जिंदगी में इतनी आसानी से घुस जाएगी? अभिजीत की वो गिटार वाली धुन जो तुम्हें लगता था कि सिर्फ अभिजीत के दिमाग में है, वो धुन अभिजीत ने एक बार नशे में मेरे सामने बजाई थी और मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। अभिजीत की वो नीली शर्ट, उसे ब्लैक कॉफी कैसे पसंद है, ये सब मैंने तुम्हें बताया था। लेकिन क्यों? मैं चिल्लाया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था स्नेहा? हमने आपसी सहमति से ब्रेकअप किया था। स्नेहा की आंखों में अचानक से एक भयानक नफरत उतर आई। उसने गन का निशाना सीधे मेरे सीने पर कर दिया। आपसी सहमति? अभिजीत, तुमने मुझे तब छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, तुमने नया स्टार्टअप शुरू किया, तुम अमीर बन गए, तुम खुश थे। और मैं? उस एक्सीडेंट के बाद मेरी जिंदगी एक डर के साए में बीत रही थी। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मुझे हर वक्त लगता था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मुझे तुम्हारी वो खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी अभिजीत। मैं तुम्हें बर्बाद देखना चाहती थी। स्नेहा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। फिर मुझे अंजलि मिली। ये बेचारी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रही थी। मैंने बस इसे सही रास्ता दिखाया। मैंने इसे यकीन दिलाया कि कार तुम चला रहे थे। मैंने इसे वो सब दिया जिससे ये तुम्हें प्यार के जाल में फंसा सके। मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था। प्लान क्या था? अंजलि ने दांत पीसते हुए पूछा। सिंपल, स्नेहा ने कंधे उचकाए। तुम अभिजीत को प्यार के जाल में फंसाकर उससे वो 2 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाती। आज रात तुम अभिजीत को जहर देकर मार देती और फिर मैं अंदर आती। मैं तुम्हें अभिजीत के मर्डर के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देती।
अभिजीत भी खत्म और अमित के एक्सीडेंट का इकलौता सबूत यानी तुम जेल में सड़ती। और वो इंश्योरेंस का पैसा, वो तो मैं तुम्हारे नाम से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ही लेती। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था स्नेहा के लिए। मुझे अचानक अंजलि पर तरस आने लगा। वो कोई साइको किलर नहीं थी, वो बस एक बहन थी जो अपने भाई के प्यार में अंधी हो चुकी थी, और स्नेहा ने उसके उसी प्यार का फायदा उठाया था। अंजलि ने मुझे फंसाया जरूर था, लेकिन उस फंसाने के खेल में वो खुद स्नेहा के जाल में फंस गई थी। लेकिन अब प्लान चेंज। स्नेहा ने गन का ट्रिगर खींचते हुए कहा, अब तुम तीनों को एक साथ मरना होगा, और मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुम दोनों भाई बहन अभिजीत को लूटने आए थे, और सेल्फ डिफेंस में अभिजीत ने तुम्हें मारा और तुमने अभिजीत को। स्नेहा ने अपनी गन का निशाना अमित की तरफ किया। शुरुआत इस मरे हुए इंसान से करते हैं। नहीं, अंजलि चीखी। इससे पहले कि स्नेहा ट्रिगर दबाती, मेरे अंदर का सारा डर अचानक से गायब हो गया। जिस लड़की ने मुझे पिछले 6 महीने में बेइंतहा प्यार दिया था, चाहे वो प्यार एक नाटक ही क्यों ना हो, मैं उसे और उसके भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने अपने बगल में रखी हुई एक भारी पीतल की टेबल लैंप उठाई और पूरी ताकत से स्नेहा के चेहरे पर दे मारी। धड़ाम! स्नेहा का निशाना चूक गया। फट! साइलेंसर वाली गन से गोली चली और वो अमित के कान के पास से होते हुए खिड़की के कांच में जा लगी। स्नेहा पीछे की तरफ गिरी। गन उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। तभी अंजलि एक चीते की तरह स्नेहा पर झपटी। उसने जमीन से अपना वो स्विच ब्लेड चाकू उठा लिया था। उसने बिना एक पल सोचे वो चाकू स्नेहा के कंधे में उतार दिया। स्नेहा जोर से चीखी। दर्द से छटपटाते हुए स्नेहा ने अंजलि को धक्का दिया। अंजलि पीछे गिरी, लेकिन स्नेहा ने रेंगते हुए अपनी गन वापस उठा ली। कुतिया! स्नेहा चिल्लाई और उसने गन सीधी अंजलि की तरफ तान दी। अंजलि हटो! मैं चिल्लाया और अंजलि की तरफ भागा। फट! एक और गोली चली। कमरे में अचानक एक भयानक सन्नाटा छा गया। मैं अंजलि के ऊपर गिर पड़ा था। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था। मुझे लगा जैसे मेरे सीने में कोई गर्म लोहे की रॉड घुस गई हो, लेकिन नहीं, वो गोली मुझे नहीं लगी थी। मैंने अंजलि का चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रखा। वहां से बहुत तेजी से खून निकल रहा था। वो गोली अंजलि को लगी थी। दीदी! अमित चीखते हुए अंजलि के पास आया। स्नेहा अपनी जगह से उठी। वो एक और गोली चलाने ही वाली थी कि तभी वी ऊ नीचे सड़क से पुलिस के सायरन की तेज आवाजें आने लगी। अमित ने खिड़की से अंदर कूदने से पहले ही पुलिस को मेरे घर का एड्रेस भेज दिया था। पुलिस की आवाज सुनते ही स्नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गन वहीं फेंकी और अपने कंधे से खून बहते हुए भी वो दरवाजे की तरफ भागी। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने उसे अपार्टमेंट की लॉबी में ही गिरफ्तार कर लिया। मैं जमीन पर बैठा था। अंजलि का सिर मेरी गोद में था। मेरे हाथ उसके खून से लाल हो चुके थे। अंजलि, आंखें खुली रखना। मैं रो रहा था। मेरी आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, एम्बुलेंस आ रही है। उसने अपना कांपता हुआ खून से सना हाथ उठाया और मेरे गाल पर रख दिया। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था। अभिजीत! वो धीरे से मुस्कुराई। उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो धुन, वो ब्लैक कॉफी, वो सब झूठ था। मुझे पता है, चुप रहो, बात मत करो, मैंने अपने आंसू पूंछते हुए कहा। उसने अपना सिर ना में हिलाया। लेकिन जब मैं शाम को तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती थी और तुम मेरा हाथ पकड़ लेते थे, वो सच था अभिजीत। मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मेरा प्यार झूठा नहीं था। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी परफेक्ट रिया नहीं बन सकी। उसका हाथ मेरे गाल से फिसलकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें बंद हो गई। अंजलि! अंजलि! मैं पागलों की तरह चीखने लगा। अमित मेरे पास बैठकर जोर जोर से रो रहा था। उस रात उस बंद कमरे में सिर्फ धूके और नफरत की बदबू नहीं थी, बल्कि एक ऐसे प्यार की लाश भी थी जो शुरू तो एक झूठ से हुआ था, लेकिन सच में बदल गया था। 6 महीने बीत चुके हैं। आज दिल्ली में फिर से बारिश हो रही है। मैं उसी कैफे में अकेला बैठा अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा हूं। मेरी केबल के सामने वाली कुर्सी खाली है। अंजलि मरी नहीं थी। गोली ने उसके किसी भी अहम ऑर्गन को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अस्पताल में महीनों गुजारने के बाद वो ठीक हो गई। स्नेहा को हत्या की कोशिश, अमित का अपहरण करने और फर्जी दस्तावेज बनाने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हुई है। उसका अमीर बाप भी अब उसे नहीं बचा पाया। अमित अब सुरक्षित है और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। और अंजलि को भी धोखाधड़ी और हत्या की साजिश रचने के जुर्म भी 3 साल की जेल हुई है। मैं हर रविवार उससे तिहाड़ जेल में मिलने जाता हूं। हम एक शीशे की दीवार के आर पार बैठते हैं। हम ज्यादा बातें नहीं करते।
वो बस मुझे देखती है और मैं उसे बताता हूं कि मैंने अपने कमरे के पर्दे बदल दिए हैं या आज मैंने पास्ता बनाया था। वो बस मुस्कुरा देती है। हमारे बीच अब कोई राज नहीं है, कोई झूठ नहीं है, लेकिन हमारे बीच वो पुराने वाला परफेक्शन भी नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर स्नेहा ने उसे वो प्रोजेक्ट के का आइडिया नहीं दिया होता, अगर वो मुझे उस बारिश वाली शाम में नहीं मिली होती, तो क्या मेरी जिंदगी बेहतर होती? शायद हाँ, शायद मेरे दिल में इतने गहरे घाव नहीं होते। लेकिन फिर मुझे उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है, जब वो मुझे थका हुआ देखकर मेरे लिए चाय लाती थी। मुझे पता है कि वो सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन उस स्क्रिप्ट को निभाते निभाते जो किरदार उसने जिया, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन गया था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, शायद बहुत ज्यादा परफेक्ट, क्योंकि असल जिंदगी में परफेक्शन नहीं होता। असल जिंदगी में सिर्फ टूटे हुए लोग होते हैं जो एक दूसरे के टुकड़ों को समेटकर प्यार करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी वो टुकड़े आपको काट भी देते हैं। मैंने अपनी ब्लैक कॉफी का आखिरी घूंट पिया, टेबल पर पैसे रखे और अपनी छतरी उठाकर बारिश में बाहर निकल गया। मुझे अमित के लिए एक नया गिटार खरीदने जाना था। आखिर कोई तो होना चाहिए जिसे मैं अपने पापा की वो अधूरी धुन सिखा सकूं।